मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर। जागो लाहौर में सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे हमें देख भी रहे होंगे और खैरियत से भी होंगे। अपना और अपनों प्यारों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे और अपने साथ साथ ना अपने बहन भाई, अजीज़ व अकारिब और दोस्तों का भी ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। हमें उनकी केयर करनी चाहिए, लेकिन इस बात के साथ साथ इसको भी हम लोगों ने जहन में रखना है कि कुछ आउट ऑफ द वे ना हो जाए, क्योंकि हर वक्त का दस्तयाब रहना ना आपकी अहमियत कम कर देता है और लोग समझने लग जाते हैं कि आप उनके पीछे पड़ गए हैं, ये जिसकी वजह से ना आपकी जो अहमियत है वो कम होने लग जाती है और लोग आपको इग्नोर करने लग जाते हैं। और इसी तरह अगर आपको कोई अहमियत ना दे तो हम शिकायत करना शुरू हो जाते हैं। उसको मेरे ख्याल से छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि हर वक्त की शिकायत भी ना हमारी इम्पोर्टेंस को कम कर देती है। और वैसे भी भीख में खैरात मिलती है, ना ही इम्पोर्टेंस मिलती है और ना ही मर्तबा और ना ही मकाम मिलता है। तो इसलिए हम लोगों ने वो चीज़ खुद ही करनी होती है। लोगों की केयर ज़रूर करें, लेकिन अपनी हदूद का ख्याल रखने, अपनी लिमिट्स का ख्याल रखें कि हम जितना कर सकते हैं हमने उतना ही करना है। उससे बढ़कर करेंगे तो लोग हमें जो है वो इग्नोर करने लग जाते हैं, ये अहमियत नहीं देते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हमारे हाथ में है कि हमने कितनी अहमियत लेनी है और कितनी अहमियत देनी है। तो इसी पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। कुछ बात कर लेते सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जिस्मानी सेहत के साथ साथ ना नफ्सियाती और जहनी सेहत भी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन बढ़ते हुए मुआशी और समाजी मसाइल की वजह से जहनी और नफ्सियाती मसाइल में इजाफा भी होता जा रहा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे माशरे में नफ्सियाती बीमारियों को अक्सर जादू टूनों से मुंसलिक कर दिया जाता है और नफ्सियाती बीमारियों का जो तिब्बी इलाज है वो करवाने की बजाय पीरों फकीरों को तरजीह दी जाती है, उनकी तरफ भागा जाता है। हालांकि नफ्सियाती बीमारियों को संजीदा लेने की अशद ज़रूरत है हमें। और ऐसी ही एक बीमारी का नाम साइकोसिस है, जिसमें मुब्तला अफराद हकीकत की दुनिया से राब्ता तोड़कर वहमो फरेब में इस हद तक मुब्तला हो जाते हैं कि उन्हें वो चीज़ें सुनाई और दिखाई देने लग जाती हैं जो किसी और को नज़र ही नहीं आती हैं, जबकि उनका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं होता है। और तिब की किताबों में इस कैफियत को साइकोसिस का नाम दिया जाता है। इस बीमारी की वजूहात क्या हैं, हम कैसे इस बीमारी की जल्दी तशखीस कर सकते हैं और इस बीमारी से छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है, इन सब सवालों के जवाबात लेने के लिए हमने आज मदऊ किया है। डॉक्टर हुमा असलम है जो कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर हुमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हुमा, सबसे पहले तो साइकोसिस के हवाले से हमें बताइए कि ये बीमारी है क्या और पाकिस्तान में ये कितनी आम हो चुकी है? साइकोसिस की पहले अलामात के बारे में कुछ बात करेंगे। साइकोसिस बेसिकली दिमागी कंडीशन है जिसमें 4 तरह की अलामात होती हैं। एक को डिलूजन्स कहा जाता है, हेलुसिनेशंस कहा जाता है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर और नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं। अगर डिलूजन्स पे बात की जाए तो इन लोगों में कुछ ऐसे यकीन बन जाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन इनको उस पर फर्म बिलीफ होता है। जैसे इनको लगता है कि लोग इनके खिलाफ हैं, इनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इनके खाने में जहर मिला दिया गया है, इनको मारना चाहते हैं। और जब इनको ये ख्याल आ रहे होते हैं तो ये फिर खाना खाना छोड़ देते हैं, या जो लोग के बारे में इनको ये ख्याल आ रहे होते हैं उनसे दूर रहना शुरू कर देते हैं, या अपनी हिफाजत के लिए कुछ चीज़ें रखना शुरू कर देते हैं। या इनको ऐसा यकीन होना शुरू हो जाता है कि 2 लोग बैठे हैं तो इनके बारे में बात कर रहे हैं, इनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो फिर जाके उनसे कहते हैं कि तुम लोग मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि इनको ये यकीन होता है कि ये सब चीज़ें, ये थॉट का एक डिसऑर्डर है जिसमें इनको यकीन होता है। इसमें कोई ये वहम नहीं होता, उनका 100% कन्विक्शन के साथ वो उस चीज़ पे बिलीव करते हैं। फिर इनको ये भी लग सकता है कि कोई एजेंसीज इनके पीछे लगी हुई हैं, ISI इनके पीछे है, अमेरिका इनके पीछे है, इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, कैमराज लगाए हुए हैं, इनके अंदर चिप्स फिट कर दी गई जिनकी वजह से इनकी थॉट्स को पढ़ा जा रहा है, इनकी थॉट्स को TV पे लेके आया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जैसे इनको लगता है कि ये बहुत बड़ी शख्सियत बन चुके हैं, इनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स आ गई हैं, या फिर इनके बड़ी बड़ी शख्सियात से ताल्लुकात हैं। तो ये सब थॉट के डिसऑर्डर हैं जिसमें इनको फॉल्स फर्म बिलीव्स हो जाते हैं। फिर हेलुसिनेशंस हैं। हेलुसिनेशन से मुराद हमारी 5 सेंसेस की एबनॉर्मेलिटी है। हम इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती है जो हकीकत में नहीं होती, इन्हें सिर्फ नज़र आती हैं। इन्हें कानों में आवाज़ें आती हैं जो ऐसी ही रियल होती है, जैसे मेरी आवाज़ आपके कानों में आ रही है, लेकिन इनको वो नज़र नहीं आता और आवाज़ें इनको कुछ करने का कह सकती हैं, इनके एक्शंस पे कमेंट करती हैं, इनको कुछ ऑर्डर्स कर सकती है, कुछ क्रिटिकल रिमार्क्स पास करती हैं जिससे ये काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं।
फिर इनको कुछ ऐसी स्मेल आ सकती है जो आसपास किसी को नहीं आती, इनके मुंह में कोई टेस्ट आ सकता है जब जो कि ओके। आसपास जब ये कुछ खा नहीं रहे होते, इनको लगता है इनको कोई टच कर रहा है, कोई इनको पकड़ रहा है, मतलब इतना खींच रहा फर्म है। बिलीव होता है उनको उन सारी चीजों के ऊपर कि उनको ये वो उनके साथ चीजें रियल feel एक्सपीरियंसेस हो होती रहे होते हैं। हाँ। ये उनके लिए ये रियल एक्सपीरियंस होता है। अच्छा। फिर इसमें डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो जाती है कि बेतुकी बातें करना शुरू कर देना, अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देना, और जिस बेरब्त गुफ्तगू, और फिर डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर है, जैसे सर्दियों में गर्मियों के कपड़े पहन लेना, गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहन लेना, बगैर कपड़ों के एट टाइम्स बाहर आ जाते हैं, चलना फिरना शुरू कर देते हैं बगैर वजह के, सारी सारी रात चलते रहते हैं, और घर से चले जाते हैं और चलते रहते हैं, मतलब कुछ बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाना। फिर कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं जिसमें ये बिल्कुल लोगों से कट जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, इनकी मोशन बहुत लिमिटेड हो जाती है, मतलब मूवमेंट बहुत लिमिटेड हो जाती है, मोशनलेस म्यूट इसे कहा जाता है कि बिल्कुल चुप कर जाना, बात ना करना, उन खाना पीना बंद कर देना। तो ये सब चीज़ें इसकी अलामात हैं, मतलब बिहेवियर में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रही हैं और वो अपनी रियलिटी से दूर हो गए हैं, तो इसको साइकोसिस कहा जाता है। और आपने दूसरा सवाल किया कि ये कितना कॉमन है। कॉमन हो चुका है पाकिस्तान में। अगर देखा जाए तो हर 100 में से 3 अफराद साइकोसिस का शिकार हैं। अच्छा, ठीक है। साइकोसिस डिफरेंट कंडीशंस में आ सकता है, डिप्रेशन विद साइकोसिस हो सकता है, बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर विद साइकोसिस हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। इन डिफरेंट बीमारियों में साइकोटिक सिम्टम्स आती हैं। ये जो साइकोसिस की अलामात हैं ये डिफरेंट साइकाइट्रिक इश्यूज में आ सकती हैं। अच्छा, लेकिन मुझे बताइए इसकी बुनियादी वजूहात में अगर बात करें तो वो क्या आ जाती है? मतलब एक ही क्या सिर्फ नफ्सियाती मसला ही है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक माहौल में, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में रहने की वजह से भी हम इसका शिकार हो सकते हैं? साइकोसिस का देखा जाए तो इसका जेनेटिक कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा। अराउंड 85%, 80 to 85% इसकी जेनेटिक हेरिटेबिलिटी है। मतलब अगर पेरेंट्स में किसी को साइकोटिक सिम्टम्स हैं तो बच्चों में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके। लेकिन उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर ज़रूर काउंट करते हैं। साइकोसिस की जीन्स बेसिकली आप एक बीज की तरह ले सकते हैं जो जिसको पेरेंट्स बो देते हैं, लेकिन अगर उसे मुनासिब मिकदार में पानी ना मिले, सनलाइट ना मिले तो वो ग्रो नहीं करता। अगर कोई स्ट्रेसफुल इंसिडेंट नहीं होता तो ये लोग एट टाइम्स सिम्टम्स नहीं आती। तो ये जेनेटिक प्लस इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स का मिक्सअप है, यानी कि जीन्स मौजूद हैं लेकिन तब तक वो एक्सप्रेस नहीं करती जब तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेसफुल इंसिडेंट नहीं होता। अच्छा। अगर इसकी एवरेज एज देखी जाए तो ये टीन एज, लेट टीन्स और अर्ली 20s में ज़्यादा इसकी सिम्टम्स आती हैं। बच्चों में ये बहुत रेयर है। 12 साल से नीचे तो बहुत कम नज़र आता है, अगर बच्चों में नज़र भी आता है तो 12 साल से ऊपर नज़र आता है। और एवरेज एज जो इसकी है वो अराउंड अर्ली 20s और लेट टीन्स में ये जाहिर होती हैं इसकी अलामात। मतलब ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो सकता है? जेनेटिकली इसकी स्ट्रॉन्ग हेरिटेबिलिटी है, लेकिन उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। अगर जीन्स मौजूद हैं इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें साइकोटिक सिम्टम्स आएंगी। साथ में एक सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे में कोई जीन्स मौजूद हैं और टीन एज में है वो, और वहाँ पे उसका कोई एग्ज़ाम फेल हो जाता है, कोई बड़ा एग्ज़ाम फेल हो जाता है, या कोई इसका ब्रेकअप हो जाता है जो जिसकी वजह से वो सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट होता है, इफेक्ट में होता है, तो उसके बाद साइकोटिक सिम्टम्स अमूमन जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये किसी भी एज में आए, जैसे आपने कहा कि अर्ली 20s में आ सकता है या लेट भी आ सकता है, तो ये सिम्टम्स एक ही जैसे हो सकते हैं बच्चों के अंदर भी और बड़ों के अंदर भी? सिम्टम्स मोर और लेस ये जो मैंने आपको बताया इनमें से कुछ सिम्टम्स होते हैं। हर एक में ज़रूरी नहीं है कि सबके सब सिम्टम्स मौजूद हों। जब भी आपके पास कोई ऐसा बच्चा या बड़ा है जो ख़ुद से बातें कर रहा है, हवाओं में घूर रहा है, अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, बेतुकी बातें, बेतुकी हरकतें, और साथ में उसके कुछ अजीबोगरीब बिलीव्स बन गए हैं कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लोग उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो अमूमन ये साइकोटिक सिम्टम्स ही होती हैं। बच्चों में मैंने बताया कि 12 साल से कम तो ये बहुत कम नज़र आता है। अगर यंग एज में बात की जाए तो यंग एज में एक तो जेनेटिक कंपोनेंट, साथ में एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, इसके अलावा जो हमारे यहाँ एक बढ़ता हुआ नासूर बन के सामने आ रहा है ड्रग्स का इस्तेमाल। तो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं
जो आपके जहन की केमिस्ट्री चेंज कर देती हैं, जिसकी वजह से साइकोटिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। और टीन एज में वेरी कॉमन, उसमें जो चर्स है बहुत ज़्यादा हमारी यूथ में इस्तेमाल होती है, इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है विद साइकोटिक सिम्टम्स। चर्स इंड्यूस्ड साइकोसिस, चर्स इंड्यूस्ड मैनिक सिम्टम्स काफ़ी कॉमन हैं। तो यंग एज में ज़्यादा ड्रग्स इंड्यूस्ड साइकोटिक सिम्टम्स होती हैं। फिर थोड़ा सा अगर अर्ली 20s में जाया जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ो इफेक्टिव डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, या बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। डिप्रेशन जो है अगर प्रोलॉन्ग करे, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक डिप्रेशन रहे, तो डिप्रेशन के साथ भी साइकोटिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। और अगर इसी तरह बात की जाए लेट एज में, ये बूढ़ों में भी हो जाती हैं साइकोटिक सिम्टम्स, लेकिन बूढ़ों में साइकोटिक सिम्टम्स होने की वजह अक्सर डिमेंशिया, एक बीमारी आपने सुनी होगी, भूलने की बीमारी, तो उसकी वजह से साइकोटिक सिम्टम्स आ सकती हैं। फिर बूढ़ों में अगर बहुत लंबे अरसे तक डिप्रेशन चलता आ रहा है तो डिप्रेशन के साथ साइकोटिक सिम्टम्स आ जाती हैं। फिर कुछ क्योंकि जब आप ओल्ड एज में होते हैं तो ब्लड प्रेशर या शुगर के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग की शरियानें कुछ सिकुड़ जाती हैं, उसकी वजह से दिमाग के कुछ हिस्सों को खून कम मिलता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक इंड्यूस साइकोटिक सिम्टम्स आ जाती हैं। फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से साइकोटिक सिम्टम्स आ जाती हैं, उसमें स्टीरॉइड्स हैं जिनका लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो उनसे भी साइकोटिक सिम्टम्स आ सकती हैं। तो ये मेडिसिनल इंड्यूस साइकोसिस भी हो सकता है। तो इसकी डिफरेंट वजह होती हैं, जो हर एज की वजूहात डिफरेंट है, उन वजहों को एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। लेकिन हम देखते हैं अक्सर डॉक्टर हुमा कि हम वहम बहुत सारे पाल लेते हैं, इवन के बड़े भी और बच्चे भी, कि शायद हमारे बेड के नीचे कोई है जिनसे खौफजदा होते हैं, हमारे कमरे में शायद कोई मौजूद है, तो ये भी एक साइकोसिस का ही हिस्सा है अगर वो इसमें मुब्तला होते हैं तो? वहम और साइकोटिक सिम्टम्स बहुत डिफरेंट है। वहम में होता है कि आपको शक होता है, हाँ, कि शायद मेरे बेड के नीचे कोई है, अगर कोई आवाज़ आई तो शायद नीचे कोई है, या पर्दा हिला तो पर्दे के पीछे कोई है, ये हम सबको शक सा वहम सा होता है। साइकोटिक सिम्टम्स में दे आर फुली कन्विक्टेड, कि उन्हें आप 1000 यकीन दिलाओ ना कि ये कोई नहीं है, वो कहेंगे नहीं है, वो मानते नहीं है। आप जितना मर्जी उनको जस्टिफाई करो, जितना मर्जी प्रूफ ला के दो, दे आर फुली कन्विक्टेड ऑन दैट। तो ये जब फुल कन्विक्शन हो जाती है तो फिर साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं। अदरवाइज नॉर्मल वहम तो हर एक को होते हैं, वो साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होते। तो इसका फिर इलाज क्या है अगर इनिशियल स्टेज पर इसकी तशखीस कर ली जाए, और किस तरह इसकी तशखीस होनी चाहिए, और ये काबिल इलाज है? ये बिल्कुल काबिल इलाज है, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितना थोड़ा ड्यूरेशन होगा साइकोटिक सिम्टम्स का, जितना हम अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, उतना ही प्रोग्नोसिस बेहतर होता है, बेहतरी के चांस ज़्यादा होते हैं। सो इसमें मेन चीज़ है कि जैसे ही साइकोटिक सिम्टम्स स्टार्ट हों, फ़ौरन माहिर इमराज़ नफ्सियात से बात की जाए, और इसके लिए जो इलाज किया जाता है वो अद्वियात ही दी जाती हैं। इसमें साइकोथेरेपी काम नहीं करती, क्योंकि एक बंदा 100% यकीन है, उसे शक की तो गुंजाइश नहीं। आप जितना मर्जी उसके साथ सर मार लें, वो नहीं मानेगा आपकी बात, क्योंकि ही इज़ फुली कन्विक्टेड। उससे तो पक्का यकीन है कि आईएसआई उसके पीछे है। अब आप जो मर्जी प्रूफ दे दें, वो तो यही कहेगा भाई आईएसआई मेरे पीछे है, वो मुझे कोई फॉलो कर रही है, कैमराज लगाए हुए हैं। आप जितना मर्जी उसको प्रूफ करने की कोशिश करें, तो या अगर उसे कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप जितना मर्जी कहें कि भाई ये कोई रियल एक्सपीरियंस नहीं है, उससे तो नज़र आ रही हैं, वो कैसे आपकी बात मान ले। या अगर आप उसे कहें कि ये जो कानों में आवाज़ें आ रही हैं ये तुम्हारा वहम है, भाई उससे तो आवाज़ें आ रही हैं, और उससे जैसे आपकी आवाज़ कानों में आ रही है, वो आवाज़ें भी कानों में आ रही हैं, तो वो तो आपकी बात नहीं मानने वाला। तो यहाँ पे जो एक की चीज़ है, समझने की चीज़ है कि उसे आपने समझाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो बीमार है और उसका उन चीज़ों पे 100% यकीन है। लेकिन ऐसे लोग अगर कुछ करते हैं तो हमारे मतलब यहाँ पे शायद इतनी आगाही नहीं है उनको, जैसे मैं बताई थी कि पीरो फकीरों के पास ले जाते हैं कि शायद ये इसको भूत प्रेत नज़र आ रहे हैं, जिन नज़र आ रहे हैं, तो इनको पीरों के पास दम दरूद के लिए ले जाए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, इनिशियल स्टेज पर उनको नहीं ट्रीटमेंट दिया जाता, तो वो उनकी कितनी वर्स्ट हालत हो सकती है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसके बारे में जितनी आगाही क्रिएट की जाए उतना कम है, क्योंकि आगाही ना होने की वजह से उनको, क्योंकि वो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं बेतुकी अजीबोगरीब, तो यही समझा जाता है इस पे जिन आ गए हैं। और फिर उस जब पीरो फकीरों के पास लेके जाया जाता है, उसमें अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है,
और बीमारी बढ़ती जाती है और बीमारी का बेहतरी के इम्कानात कम होते जाते हैं। हाँ। तो इसलिए इस चीज़ पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर किसी को ऐसी अलामात हो रही हैं तो फ़ौरन उसको माहिर इमराज़ नफ्सियात के पास लेके जाया जाए और उसका इलाज शुरू कराया जाए। जितना जल्दी आप इलाज शुरू करा देंगे ये 100% भी ठीक हो जाते हैं और ये बिल्कुल मुआशरे का नॉर्मल फ़र्द बन सकते हैं, उतने ही प्रोडक्टिव बन सकते हैं जितने बाकी लोग होते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट इज़ द की, और अगर आप जितना जल्दी ट्रीटमेंट कराते हैं उतना ही जल्दी बेहतरी के इम्कानात होते हैं। और दूसरा एक तो ये पीरो फ़कीरों के पास लेके जाया जाता है, दूसरा जो हमारे यहाँ किया जाता है, इस तरह के लोगों की शादी कर दी जाती है, क्योंकि समझा ये जाता है कि मेंटल हालत सही नहीं है, शादी कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हालांकि शादी किसी चीज़ का इलाज नहीं। एक बंदा अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, अब उसकी शादी कर देते हैं तो वो अपनी बीवी को या अपने हस्बैंड को कैसे संभालेगा। और फिर जब बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि इसके जेनेटिक हेरिटेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उनमें तो बच्चों में ट्रांसमिट होता है। और बच्चों में यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि अगर ये सही हो जाए फिर इनकी शादी कर दी जाए तो फिर मैंने कहा जैसे जीन्स अगर आ भी जाएं तो जब तक इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर नहीं है तब तक सिम्टम्स नहीं आती। तो जब आप एक पेशेंट की शादी कर देते हैं, उसके बच्चे होते हैं, वो पेशेंट है, वो बच्चों में निगलेक्ट का एलिमेंट आता है और उसकी वजह से बच्चों में साइकोटिक सिम्टम्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर कोई साइकोटिक सिम्टम्स हैं तो उसकी आपने शादी नहीं करनी और उसको फौरन ट्रीटमेंट करवानी। ट्रीटमेंट के लिए लेके आए, जितनी जल्दी आप उनके ट्रीटमेंट कराएंगे उतना जल्दी वो ठीक हो सकते हैं और मुआशरे का हिस्सा बन सकते हैं। डॉक्टर हुमा असलम, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर हुमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और साइकोसिस के हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में ये भी बहुत ज़्यादा मसला बढ़ता जा रहा है, इसकी तशखीस किस तरह करनी है, इसकी अलामात क्या होती हैं, उस हवाले से हमने बात की है। तो इसी नोट पे हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ख्वाजा मीर दर्द का एक खूबसूरत सा शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। और ये एक शेर ही नहीं है बल्कि इसमें एक पूरी हकीकत भी है। और इंसान की ज़िंदगी का जो असल मकसद ही खिदमत इंसानियत होता है। और हमारे मुआशरे में मसाइल जिस कदर बढ़ते जा रहे हैं, इस अमर की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ख़वातीन हो या फिर बच्चे हों, ट्रांसजेंडर्स हों या फिर स्पेशल पर्सनस हो, हर किसी को मुख्तलिफ इक़साम के मसाइल का सामना करना पड़ता है। और बच्चों को तो अल्लाह का रूप भी कहा जाता है, लेकिन यही फूल जैसे जो मासूम बच्चे हैं हमें सड़कों पर भीख मांगते हुए भी नजर आएंगे, वर्कशॉप्स और होटल्स पर काम करते हुए भी नजर आएंगे। बच्चों से जिनसी ज्यादती और जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात भी रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस गंभीर होती सूरत हाल में हम सब भी किसी न किसी हद तक कसूरवार हैं। बच्चे सबके सांझे होते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद से उनको बचाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और आज हम आपकी मुलाकात भी ऐसे ही मेहमानों से करवाने जा रहे हैं जो बच्चों की फलाह व बहबूद, उनके खिलाफ होने वाले जराइम की रोकथाम और उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से कई सालों से काम कर रहे हैं। वो और उनका इदारा कैसे काम कर रहा है, बच्चों की रिहेबिलिटेशन के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राशिदा कुरैशी हैं और इफ्तिखार मुबारक साहब हैं, जो सर्च फॉर जस्टिस नामी जो समाजी फलाह बहबूद का जो इदारा है वो रन कर रहे हैं और उनसे बात करते हैं। राशिदा, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, इफ्तिखार साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं? सबसे मैं भी ठीक ठाक हूँ। राशिदा, आप इससे स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मुझे बताइए, ये जो सर्च फॉर जस्टिस आप लोगों की NGO है, आप रन कर रहे हैं, इसके हवाले से कुछ हमें डिटेल में बताइए। दूसरा कि कब से आप लोगों ने ये स्टार्ट की थी और कैसे ख्याल आया? सर्च फॉर जस्टिस जो है वो बेसिकली 2014 से काम कर रही है। ठीक है। और हमारा फोकस जो है वो चाइल्ड ही हैं। हम बच्चों के हकूक़ के लिए और ख़ास तौर पे बच्चों की प्रोटेक्शन पे काम करते हैं। बच्चों को किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ ख़तरात लाहक हैं, जैसे अभी आप भी जिक्र कर रही थी, उनको उन ख़तरात से बचाने के लिए हम मुख्तलिफ टीयर्स पे काम करते हैं। हम डायरेक्टली बच्चों के साथ भी काम करते हैं ताकि उनको अवेयर किया जा सके कि वो खुद अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। हम इसी तरह से पार्लियामेंटेरियंस के लिए काम के साथ भी काम करते हैं ताकि उनको ये गाइड किया जा सके, उनके साथ बैठ के ये बात की जा सके जो लेजिस्लेशन है उसमें कहाँ पे कुछ गैप्स हैं या कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है।
इसी तरह से हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ भी काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ ये काम कि एक जो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन है उनमें क्या गैप्स हैं, उसको किस तरह से जो है वो सही किया जा सकता है, मज़ीद प्रॉपर एक इम्प्लीमेंटेशन हो। क्योंकि हम अक्सर ही कहते हैं लॉज बहुत सारे हैं, जैसे अभी आप लेबर का जिक्र करी थी, तो चाइल्ड लेबर पे भी लॉज हैं, लेकिन लेबर करते हुए बच्चे जो है वो नज़र आते हैं। तो अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये डिपार्टमेंट्स की होती है कि उन्होंने लॉज को इम्प्लीमेंट कराना है। उसके साथ साथ फिर हम मीडिया के साथ हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मीडिया के साथ हमारा काम का मकसद होता है कि मीडिया जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि जो इश्यूज जिनको हम कम करने के लिए काम करते हैं, मीडिया वो हमारी आवाज़ बनता है हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आगे पहुंचाने के लिए। सो कम्युनिटीज़ के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ हम काम करते हैं ताकि उनको जो है वो ट्रेन किया जा सके, उनको बताया जा सके कि आप जो है वो खुद कैसे बच्चों को जो है वो ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा जो किरदार है वो बहुत लिमिटेड रह जाएगा, हम हर जगह पे जो है वो शायद नहीं जा सकते, लेकिन अगर टीचर्स इसमें आगे आएंगे, पेरेंट्स आगे आएंगे, कम्युनिटी के लोग आगे आएंगे, तो फिर जो है वो एक बहुत बड़ा जो है कम्युनिटी को आप लोग कैटर कर सकते हैं और एक चेन बन सकती है। इफ्तिखार साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे राशिदा ने बताया कि 2014 से आप लोग ये इदारा रन कर रहे हैं, तो तब से लेके अब तक मैं जानना चाहूंगी कितने बच्चों की आप फलाह बहबूद के हवाले से काम कर चुके हैं और किन किन चीज़ों को आप लोगों ने जो है वो टैकल किया है? अच्छा, ये बड़ा आपका दिलचस्प सवाल है। मैं अगर इसको बिल्कुल बहुत 2014 से नहीं बल्कि इसका स्नैपशॉट सिर्फ पिछले चंद महीनों का अगर दे दूं, तो मैं अगर आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये दिसंबर 2021 से लेके अब तक पंजाब भर में जहां जहां पर हम बच्चों की हिफाजत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा बच्चों तक हम बराह रास्त पहुंच चुके हैं। अच्छा, ठीक यानी है। मैं या मेरी टीम या हमारी जो बाकी साथी तंजीमें हैं या वो टीचर्स जिनको हमने ट्रेन किया, वो गैर सरकारी तंजीमें जिनको हमने ट्रेन किया, तो हमने कोशिश ये की कि वो जिसको आप कहते हैं ना दिया से दिया जलाना, कि वो हम सिर्फ अपनी ही शमा ना जलाते रखें बल्कि हम दूसरी जो शमें हैं छोटी छोटी उनको भी रोशन करें, ताकि वो जो रोशनी का पैगाम है वो हर सू जो है वो फैले। तो इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर हमारे जो पार्टनर तंजीमें हैं, गैर सरकारी इदारे हैं, वो काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ असातिज़ा इस वक्त तक 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो हम टीचर्स की ट्रेनिंग्स कर चुके हैं। और उनमें बड़े रिमोट डिस्ट्रिक्ट यानी रहीम यार खान वाला डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो शामिल है और उधर से रावलपिंडी का डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो शामिल है। तो जबकि इसके अलावा कुछ और ऐसे रिमोट डिस्ट्रिक्ट, जैसे मिसाल के तौर पर हमने मुल्तान में, बहावलपुर में, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, अब हम अगले मरहले के अंदर ये कर रहे हैं कि बराह रास्त स्कूलों के अंदर जो बच्चे इनरोल्ड हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है वो स्कूल्स के अंदर मौजूद है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके साथ बराह रास्त भी इंगेजमेंट करें ताकि बच्चों को एम्पावर किया जाए, उनको ऐसी स्किल्स, ऐसा नॉलेज, ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा सकें जो कि उनकी एज के मुताबिक भी अप्रोप्रिएट हों और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो उनकी हिफाजत के अंदर कंट्रीब्यूट करें और उनकी हिफाजत के इम्कानात को बढ़ा दें। क्योंकि हम ये समझते हैं कि बच्चों के खिलाफ होने वाला जो हर तरह का तशद्दुद है उसको रोका जा सकता है, और बच्चों के खिलाफ होने वाला हर तरह का जो तशद्दुद है उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा, इसमें जो दिलचस्पी की बात है कि अभी ये जो हमारा अपना पूरा प्रोग्राम जो हमें, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बड़ी फ़ख्र की भी बात है कि हम जो अक़वाम मुत्तहिदा का बच्चों के हकूक़ के हवाले से इदारा है यूनिसेफ, उनकी सपोर्ट के साथ इस वक्त हम यानी पूरे पंजाब के अंदर गैर सरकारी तंजीमों के साथ, वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ, कम्युनिटीज के साथ, मीडिया के साथ, इवन रिलीजियस लीडर्स के साथ अब हम अगले फेज के अंदर मुख्तलिफ जो उलमाए किराम हैं, जो मदारस के टीचर्स हैं, उनको भी इंगेज करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद मदारस के अंदर भी ज़ेरे तालीम है। और हमारी अप्रोच ये है कि नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी बच्चा एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ का मैसेज, प्रोटेक्शन का मैसेज हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो स्ट्रीट्स पर है, चाहे वो लेबर में है, चाहे वो मदारस में पढ़ रहा है, वो किसी भी फेथ से ताल्लुक़ रखता है, वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, कोई भी ज़ुबान बोलता है। सो every child has a right to be protected from violence, abuse, exploitation and neglect। तो इसी विजन के तहत जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे राशिदा आप बताइएगा किस तरह के केसेस आप लोगों को देखने पड़ते हैं या आप लोगों के पास आते हैं बच्चों के हवाले से? देखिए, वायलेंस के तो मुख्तलिफ केसेस, मिसाल के तौर पे जिनसी तशद्दुद का तो आपने अभी खुद भी जिक्र किया कि इसके तो रोज़ बरोज़ आप टीवी पे क्या, न्यूज़पेपर में क्या, सोशल मीडिया पे क्या केसेस जो है वो सामने आते हैं। फिर फिजिकल वायलेंस के केसेस जो है, कॉर्पोरल पनिशमेंट के केसेस जो हैं, वो भी उस तरह के केसेस भी सामने आते हैं। अच्छा। एक जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हमारा इदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन एवं वेलफेयर ब्यूरो जो है, उसने भी बहुत सारे बच्चे रेस्क्यू किए हैं। ऐसे बच्चे जो लोगों के घरों में काम करते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा बहीमाना तशद्दुद जो है वो किया जाता है, बहुत बुरी तरह से उनको मारा जाता है। वो केसेस भी जो है वो हमारे सामने आते हैं। फिर ऐसे बच्चे भी हैं जो स्ट्रीट पे हैं,
जो बैगर्स बच्चे हैं या फिर जो लेबर में हैं कहीं ना कहीं, और ज़्यादातर और जो जिनको हम रनअवे भी कहते हैं, ऐसे बच्चे जो हर वक्त ऑन एंड ऑफ जो है वो स्ट्रीट पे होते हैं। कुछ उनमें ऐसे बच्चे हैं जो शायद पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं, लेकिन स्ट्रीट पे कुछ ना कुछ जो है वो कर रहे होते हैं। सो वो बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं बच्चे, और वो स्कूल भी नहीं जाते, उनका पढ़ाई का भी उस तरह से कोई इंतज़ाम नहीं है। सो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक अपना जो है सेंटर जो है वो बनाया हुआ है शादरा में, और एक जो है वो रावी ब्रिज के नीचे। दो नॉन फॉर्मल इस वक्त हमारे सेंटर जो है वो चल रहे हैं। वहाँ पे बच्चे जो हैं वो 2 घंटे के लिए, वही बच्चे जो बैगर्स बच्चे हैं, वो बच्चे जो भीख मांगते हैं, वो बच्चे जो सदके का गोश्त बेचते हैं या कुछ भी इस तरह का काम करते हैं, तो वो 2 से ढाई घंटे के लिए वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आके वो पढ़ते हैं। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ उनके साथ की जाती हैं, उनको भी अवेयर किया जाता है, क्योंकि वो हर वक्त रोड्स पे हैं, उनका इंटरेक्शन बड़ों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा होता है या दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा, वो बहुत वनरेबल हैं। तो वो उनको भी प्रोटेक्शन के ऊपर जो है वो सेंसिटाइज किया जाता है कि अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। सो ये इसी तरह का एक सेंटर हमारा शादरा में भी चल रहा है। वहाँ पे भी जो है वो हम बच्चों को, बच्चियाँ और बच्चे दोनों अलग अलग उनकी क्लासेस होती हैं आ रहे हैं, और वहाँ पे हम सबसे जो मुझे अच्छी लगती है बात कि उनको हम दोपहर का खाना भी देते हैं। अच्छा। तो वो वहाँ पे आते हैं तो वो ये चीज़ बड़ा इंजॉय करते हैं वहाँ पे आके, और वो खाना खाते हैं। फिर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब क्योंकि वो बच्चे, देखिए वो जो आपका फॉर्मल एक एजुकेशन सिस्टम है उसके तहत वो बच्चे वो बड़े हो गए हैं, उस तरह से स्कूल नहीं गए, तो उनको आप नॉन फॉर्मल तरीके से ही पढ़ा सकते हैं, एक्टिविटीज़ के ज़रिए, डिफरेंट गेम्स के ज़रिए, कुछ और सिखा के। किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं वहाँ पर बच्चों के वहाँ साथ? पे बाकायदा हमारी साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अच्छा, वहाँ ठीक है। वो बाकायदा बच्चों के साथ एक्सरसाइजेस कराती हैं, आउटडोर जो है वो उनके साथ एक्टिविटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल कभी क्रिकेट का मैच हो गया, कभी और कोई गेम खो दिया, इंडोर कलरिंग की जो है वो बैठ के वो उनके दरमियान जो है वो मुकाबला हो गया। अभी कल मैं पिक्चर्स देख रही थी तो उनको क्लॉक बनाना जो है वो सिखाया, पेज के ऊपर जो है वो उन्होंने क्लॉक बनाया। सो इस तरह की डिफरेंट, जिससे वो कुछ सीख भी सकें और जो है वो इंजॉय भी कर सके, उनका दिल भी वहाँ पे लगा उनके ऊपर से बोझ ही ना डाला जाए, वो हाँ, एंजॉय बोझ भी कर भी ना- सके उस बोझ चीज भी ना को। डाला जाए, मुझे exactly। बताइएगा इफ्तिखार साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, उनको बचाने के हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन भी है, इदारा है, काम कर रहा है, पॉलिसीज़ भी बनाई जाती हैं, जैसे राशिदा ने भी बात की है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। तो इस हवाले से हमें और किस तरह के इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, आप लोगों को क्या लगता है? अच्छा, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, मैं कहूँगा। वो अलमिया ये है कि ये जितने भी वाक़यात हमें बच्चों पर तशद्दुद के नज़र आ रहे होते हैं, आप देखिए कि हमें बहुत सारे वाक़यात के अंदर बड़ी हाइप क्रिएट हुई नज़र आती हैं। हमें बाज़ दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ अफराद और इदारों की बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स नज़र आती हैं, लेकिन तकलीफ़देह बात यह है कि अभी तक जब मैं आपके प्रोग्राम में बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, पंजाब के अंदर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की कोई पॉलिसी सिरे से मौजूद ही नहीं है। अच्छा। ये एक अक्सर फोरम के ऊपर हमने ये बात जो है इसको हाईलाइट किया है कि इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास एट द गवर्नमेंट लेवल देयर इज नो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, स्ट्रेटेजी नहीं है, कि ठीक है। आपने बच्चों की प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए ग्रेजुअली, मरहलावार, आहिस्ता आहिस्ता कौन कौन से इकदाम करने हैं। ठीक है। आपके पास कोई, यानी आपसे मुराद हमारे पास एज अ प्रोविंशियल, एट द प्रोविंशियल लेवल देयर इज नो एक्शन प्लान एग्जिस्ट। कोई ऐसा एक्शन प्लान हमारे पास नहीं है जो ये गाइड करे कि बच्चों की प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए मल्टीपल लेयर्स के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज और इंटरवेंशंस करने की जरूरत है। हमारे पास इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि ये जो बच्चों की प्रोटेक्शन का इशू है, ये एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स को की जो इंटरवेंशन है वो रिक्वायर करता है, बिल्कुल ऐसे एंड वी डोंट हैव एनी फॉर्मल मैकेनिज्म के इस इंटरवेंशन को और इस इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को कैसे इंश्योर किया जाएगा। अच्छा, एक और जो चीज़ है जिसको हाईलाइट करना बड़ा मेरा ख्याल है ज़रूरी है, वो ये है कि अभी तक बच्चों की प्रोटेक्शन का और बच्चों पर तशद्दुद की जब भी बात हुई तो हमेशा डिबेट सजाओं की तरफ रही। हमेशा ये डिबेट रही कि सजाएं बढ़ा दी जाएं, सजाएं इंक्रीज कर दी जाएं, चौकों में लटका दिया जाए। मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है कि अगर सजाएं सख्त हों और एक लीगल प्रोसेस के तहत जो है वो जिसने जो भी कसूरवार है उसको जो सजा दी जाए, दैट्स फाइन। लेकिन जो पूरे इस डिस्कशन के अंदर और इस पूरी डिबेट के अंदर जो चीज़ मिसिंग होती है वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड है कि एक बच्चा जो अब्यूज़ हो गया, अब उस बच्चे की रिहेबिलिटेशन कैसे होगी, उस बच्चे को सिस्टमैटिक वे में लीगल एड मिले, उसको काउंसलिंग मिले, उसको अगर सोशल प्रोटेक्शन चाहिए उसको सोशल प्रोटेक्शन मिले, यानी केस के आगाज़ से लेके केस के इख्तिताम तक एक मरहलावार तरीके से सिस्टमैटिक अंदाज में केस मैनेजमेंट जो है वो हो रही हो। ये एक बहुत बड़ा जो है वो मुझे गैप नजर आता है, और मुझे लगता है कि इस चीज के अराउंड भी जो है वो हुकूमत पंजाब को कोई ना कोई इस तरह का लीगल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। बिसाइड ऑफ दिस फैक्टर कि देखें, इंप्यूनिटी वाला सिस्टम तो एक अदर सिस्टम है ना, पाकिस्तान पिनल कोड के तहत एक ऑफेंस हुआ तो पुलिस
जो है वो FIR दर्ज करेगी, अदालतों में जाएंगे, हाँ, मामला एक अदालतें proper शवाहद को process देखते हुए होगा, जो है हाँ। वो सजा देंगी, बिल्कुल। विच इज वेरी फाइन। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि उस बच्चे की बहाली जो है, रिहेबिलिटेशन जो है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। उस पर बहुत ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत है। वो वहां पर हम लोग लैग कर रहे हैं, वहाँ जिसमें पर हमें हम काम lag कर रहे करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राशिदा कुरैशी और इफ्तिखार मुबारक सब हमारे साथ मौजूद थे, सर्च फॉर जस्टिस NGO रन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए हैं, बड़ा अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह फलाह बहबूद के हवाले से हमें भी जनाब काम करना चाहिए और अपना जो एक हिस्सा है इस मुआशरे के हवाले से हमें भी उसमें डालना चाहिए। तो इसी नोट पे हम भी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लाहौरियों के मसाइल का जिक्र करें ना, तो साफ़ पानी की जो फराहमी है लाहौरियों का सबसे अहम मसला बनता जा रहा है। वैसे तो पानी ज़िंदगी की बका है और हमारी ज़िंदगी पानी के बगैर मुमकिन ही नहीं है, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पानी को ज़ाया करके गफलत के हाथों इंसान अपनी ही ज़िंदगी से खेल रहा होता है। और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 6 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी मैसर ही नहीं है और हर साल 1 लाख बच्चों की अमवात पीने के गंदे पानी से मंसूब की जाती है। और अगर लाहौर ही की बात की जाए तो एक्सपर्ट्स इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर पानी का ज़िया ना रोका गया तो साल 2025 तक लाहौर को पानी की शदीद किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। और पानी की अहमियत और साफ पानी का ज़िया रोकने से मुतल्लिक आगाही फराहम करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान में साफ पानी की फराहमी के हवाले से क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, साफ पानी की फराहमी लाहौरियों के लिए ख्वाब क्यों बनती जा रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गुफरान अहमद साहब, हैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वासा लाहौर के। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू। ठीक ठाक हैं। सर आज वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है, उस मुनासबत से हमने बात करनी है। लाहौरियों के हवाले से लाहौरियों के मसाइल जो पानी के हवाले से उनके होते हैं उसको डिस्कस करना है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सिर्फ 44% जो लोग हैं उनको साफ पानी मैसर है, पीने का साफ पानी। तो मुझे बताइएगा क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो दरियाओं समेत जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो इतना आलूदा होता जा रहा है? क्या फैक्टर्स आपको लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि वर्ल्ड वाटर डे जो है इसका पर्पस क्या है, आखिर दुनिया ने ये क्यों एक दिन फिक्स किया है कि इसमें वर्ल्ड वाटर डे मनाना है। इसका मकसद ये है कि पब्लिक में अवेयरनेस देना है, ठीक है, कि पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके पानी जो फ्रेश वाटर है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक तो ये मकसद है जी। दूसरा ये है कि जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है, कि पानी को यूज़ जो मैनेजमेंट करना है आपने किस तरह मैनेज करना है ताकि इसके सस्टेनेबल रिसोर्सेज हों, उसको डेवलप करना है हमने। तो हमारे क्या है एक्चुअली ये पब्लिक अवेयरनेस जो दुनिया ने फील किया कि पानी ज़ाया होता है, पानी का इस्तेमाल सही नहीं होता, तो ये सारे फैक्टर्स पाकिस्तान में मौजूद है, ऐसे ही है, ठीक है। और ऐसे ही पानी पाकिस्तान में ज़ाया हो रहा है, लेकिन दुनिया ने इस पर कंट्रोल पा लिया। उन्होंने ऐसे सिस्टम बना लिए, ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने डेवलप कर लिए। अच्छा। उन्होंने ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम इन प्लेस कर दिए कि उन्होंने वेस्टेज रोक लिए। ठीक है। तो अभी पाकिस्तान में भी काम हो रहा है और इस साल जो वर्ल्ड वाटर डे का स्लोगन है या डेडिकेट उन्होंने किया ग्राउंड वाटर पे, और लाहौर तो डिपेंड ही ग्राउंड वाटर पे करता है, ठीक है। और उसमें उन्होंने रखा है इसका लोगो जो है मेकिंग इनविजिबल विजिबल, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड वाटर आपको नज़र नहीं आता, रियलाइज़ नहीं होता कि इसके है क्या, इसकी सिग्निफिकेंट क्या है और इसको यूज़ कैसे करना है और इसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। एक्चुअली ये सब कुछ जो हमें साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं, आपको बाहर ग्रीनरी नज़र आ रही, ये इस ग्राउंड वाटर का ही इम्पैक्ट है। बिल्कुल ऐसे इसलिए उन्होंने इसका इस साल जो स्लोगन रखा है वो यही है कि मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, और ग्राउंड वाटर पे उन्होंने डेडिकेट किया इस दिन को। और इसमें पर्पज़ यही है कि लोगों में अवेयरनेस देना। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई लाइफ नहीं है विदाउट वाटर, वाटर को आपने सेव करना है, इट विल सेव यू। इसका मतलब ये है कि ये वाटर और स्लोगन जो वाटर है इज स्लोगन ऑफ लाइफ है। बिल्कुल, अगर आप पानी जिंदा रहने के लिए अगर आप पानी बचाएंगे, पानी होगा तो आपकी लाइफ होगी, आप जिंदा रह सकते हैं। कोई चीज़ भी नथिंग विल बी देयर विदाउट वाटर, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसी तरह पाकिस्तान भी ज़ाहिर है इसमें
आज हमारी भी वाक हो रही है, एमडी साहब उसको लीड कर रहे हैं, हमारे वाइस चेयरमैन साहब लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली पर्पज इसका है कि पानी को सेव करना है। ठीक है, लेकिन मुझे बताइएगा वासा जो है वो इसमें कितना इनपुट डाल रहा है, अपने हवाले से क्या क्या इकदाम उठा रहा है पानी को महफूज करने के हवाले से? देखिए, मैं वही कह रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पानी की अवेलेबिलिटी है, हम ऑलरेडी स्कैर्सिटी स्टेट जोन में ऑलमोस्ट फॉल कर रहे हैं। अच्छा, 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर एनम आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी से अगर कम पानी हो तो आप स्कैर्सिटी टेस्ट जोन में चले जाते हैं। तो इस वक्त पानी जो पाकिस्तान में है, डिफरेंट स्टडीज़ तो इससे भी कम बता रही हैं, लेकिन 1017 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर एनम हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन 2025 में ये ही 860 हो जाएगा। तो इसका मतलब स्कैर्सिटी जोन में इस थ्रेशोल्ड से हम नीचे बड़ी रैपिडली आ रहे हैं। उसकी रीज़न्स हैं, एक तो अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ है, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग है, जिस वजह से पानी का यूज़ भी ज़्यादा है, हम सोर्स डेवलप नहीं हो रहे और उस वजह से हम बड़ी रैपिडली इसको जा रहे हैं। गुफरान साहब, अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में रैपिडली बहुत ज़्यादा जो वाटर टेबल है वो नीचे जाता जा रहा है, इसकी वजह क्या लगती है? उसकी रीज़न भी यही थी ना कि जैसे कि मैं बताया कि अवेयरनेस रेस करनी है। वाटर डे का मतलब है कि अवेयरनेस रेस करना है कि पानी को आपने सेव कैसे करना है, पानी को आपने यूज़ कैसे करना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या। तो लाहौर में भी इशू यही था कि हम पहले 22 आवर्स लोग ट्यूबवेल कहते थे ऑपरेट करें, हर वक्त टैप खोलें और उसमें पानी हो। हाँ। और टैप्स भी खुली रखते थे ताकि इसमें कोई, वो समझते थे कि पानी की शायद एक तो टैरिफ कोई नहीं है, दूसरा वो समझते हैं कि पानी शायद फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसे ही है, ये ख़त्म नहीं होना है और इसको जैसे मर्जी यूज़ करें। तो दुनिया ने इसको कंट्रोल कैसे किया? एक तो टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ओके, ठीक है। अब वासा भी इस पर काम कर रहा है। वासा ने एक्चुअली जब आप इसको वाटर को सेव करेंगे उसके लिए चंद फैक्टर्स हैं जिससे आप सेव कर सकें। एक तो आपका इफेक्टिव या बेटर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। उसमें मैनेजमेंट सिस्टम में ये आया कि मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन जो है वो आपका इफेक्टिव हो। इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी जो लोग आपका काम कर रहे हैं उनकी तो कैपेसिटी हो, उनको पता हो इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है। एग्जैक्टली, हाँ। फिर वो इधर वो काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो जहाँ तक हमारा वाटर यूटिलिटी लाहौर वासा का ताल्लुक है, हमारे को 10-15 से लोग हैं ऐसे जो इंटरनेशनल यूटिलिटीज़ में ट्रेनिंग करके आए। ओके, ठीक है, उनके पास कैपेसिटी, हमारे वासा में कैपेसिटी का इशू कोई नहीं है और वासा उस पर बड़ी तेज़ी से काम भी कर रहा है। जैसा कि एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग का हमारा इशू वो भी रिजॉल्व हो गया, हमने मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन का सिस्टम भी इन प्लेस किया है और उसमें आगे वाटर मीटरिंग होती है। ओके, ठीक है। वाटर मीटरिंग में यह है कि आपके पास 20 to 35 जो मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं दुनिया में, पानी सेव हो जाता है। तो वासा ने ट्रिपल मॉड पे ये फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में और फर्स्ट वासा लाहौर यूटिलिटी है जो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने जा रही है। ठीक है। उसमें हमारा टेंडर प्रोसेस मैच्योर हो गया, कंसेशन एग्रीमेंट भी पीआरटी के साथ साइन हो गया और 2 साल में हम वाटर मीटर इंस्टॉल कर देंगे हर प्रॉपर्टी। अच्छा। और जितना पानी इस्तेमाल करेंगे उतना ही बिल होगा, उतना ही बिल आएगा। तो इससे डेफिनेटली लोग सेव करेंगे पानी। जिस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं, आपको पता है कि इतना बिल देना है तो आप एसी भी ऑफ करते हैं, लाइट भी ऑफ करते हैं, अगर उसका जुडिशियस इस्तेमाल करते हैं तो इसी तरह आप पानी का भी इस्तेमाल करेंगे जुडिशियस। दूसरी चीज़ होती है कि जो आपने मैनेजमेंट आ गई, कैपेसिटी बिल्डिंग आ गई, वाटर मीटर्स आ गए और उसके बाद आपका रेगुलेशंस हों, वो वासा ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं वाटर के, वेस्ट वाटर के। फिर है कि आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल करें ताकि वो पानी को रिसाइकिल किया जा सके। इस वक्त अगर आप देखें कि इसराइल में 85% पानी जो है वो रीयूज हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है। ठीक है। इसी तरह वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे वो जो करने जा रहे हैं 50% पानी रिसाइकल्ड यूज़ करने जा रहे हैं। इस तरह अगर हम ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो उससे पानी को रिसाइकल होगा। प्लांट्स के हवाले से आप लोग प्लान आउट कर रहे हैं कुछ? जी, वासा ने ऑलरेडी फिजिबिलिटी स्टडीज़ तैयार हैं, उसमें 2 हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, एक महमूद बूटी और शादरा। ठीक है। वो रूडा के पास चले गए, रूडा इंस्टॉल करेगा जो डेवलपमेंट है। इसी तरह हमारा बाबू साबू में है, उस पर हमारा PC1 बन गया, उसका AFT फंडिंग कर रहा है। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर मैच्योर हो जाएगा। जो महमूद बूटी और शादरा है वो भी वासा ने फंडिंग अरेंज की है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से, उसके साथ टेकअप किया था और फंडिंग मैच्योर हो गई है और वही फंडिंग करेंगे। इसी तरह एक हमारा कटारबंद रोड पे है, मोलनवाल पे है, उन पे भी काम हो रहे हैं, डैनिश हैं वो फंडिंग कर रहे हैं। तो वासा इस पर बड़े तेज़ी से काम कर रहा है। दूसरा ये सरफेस हमारे वाटर मीटर्स भी इंस्टॉल हो गए, हम डिस्ट्रिक्ट मीटर एरियाज भी बनाने जा रहे हैं, हम सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी इंस्टॉल कर रहे हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की फंडिंग से और उसके लैंड एक्विजिशन के कुछ मसाइल हैं, जैसे क्लियर होगा तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उससे भी पानी का एक अल्टरनेट सोर्स डेवलप होगा। ठीक है।
तो इसी तरह जब डिस्ट्रिक्ट मीटर्ड एरियाज हम बनाएंगे उससे और फर्दर आपके पास 20 to 30% पानी सेव हो सेफ हो जाएगा। तो ओके। इस वक्त वासा जो है 480 मिलियन गैलन्स पर डे पानी एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि 48 करोड़ गैलन्स। ओके। ठीक है, हमने एक जो स्टेप लिया जो बड़ा इफेक्टिव है कि आप कहते हैं कि डिप्लीशन हो रही है अंडरग्राउंड वाटर की, वो स्टॉप हुई पिछले 3 साल में। हमने देखा है कि फर्दर डिप्लीशन रुक गई नहीं हो रही है। हाँ। उसकी वजह क्या थी कि हमने ट्यूबवेल टाइमिंग्स की है। ठीक। 20 आवर्स की बजाय अब गर्मियों में 20 आवर्स थे हमारे, गर्मियों में इस वक्त 14-15 आवर्स होंगे, और सर्दियों में जो मतलब कुछ अपनी जो आप लोगों ने स्ट्रेटजी बदली मैनेजमेंट जिसकी वजह से Actually, मैनेजमेंट बदली, तो पानी उसकी वजह को से ये आपने चीजें सेव जो है करना है तो आपकी ठीक होना इफेक्टिव शुरू मैनेजमेंट, होगी। सस्टेनेबल ठीक। मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो उससे ठीक। देखें कि अगर हम 480 से 25% अगर ट्यूबवेल टाइमिंग्स कम की है तो इसका मतलब 12 करोड़ गैलन पर डे हमने पानी सेव किया बचा है। एग्जैक्टली। तो तो वो अगर ये एक्वा- इसी तरह मैनेजमेंट मेरे ख्याल से गुफरान साहब चलती जी, रहेगी वो ना, तो एक्वा- आगे आने वाले दिनों में या जो एक्सपर्ट्स जो खदशा जाहिर कर रहे हैं वो भी नहीं होगा, और इंशाल्लाह हम इस चीज से भी निकल जाएंगे। गुफरान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वासा के। गुफरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और आज जैसे पानी को महफूज बनाने के हवाले से इंटरनेशनल वाटर डे मनाया जा रहा है, आगाही फैलाई जा रही है पानी के हवाले से, तो आपको मजीद भी इस हवाले से बताऊं कि अल खिदमत फाउंडेशन भी मुल्क भर में साफ पानी महफूज पानी के उन्वान से पानी की अहमियत के हवाले से आगाही मुहिम के साथ साथ हर इलाके की मुनासिबत से साफ पानी के मंसूबों पर इस वक्त काम कर रही है। साफ पानी महफूज जिंदगी एक ऐसा पैगाम है जो दावत देता है हम सबको न सिर्फ खुद पानी की अहमियत को समझते हुए उसे आलूदा होने से बचाएं, बल्कि उसका सही इस्तेमाल भी करें और दूसरों को भी इस दावत में शरीक करें, और हमारे जो हम वतन हैं जिन तक ये बुनियादी ज़रूरत नहीं पहुंचती हैं उन तक भी इस नेमत को पहुंचाने का इंतज़ाम भी हम करें और उनको भी इस चीज़ में हिस्सा शरीक करें कि वो भी इस नेमत से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो आज आपसे भी यही दरख्वास्त करेंगे कि पानी के हवाले से आगाही बनाई जा रही है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है, तो आप भी इस हवाले से अपनी जो है ना ड्यूटी सर अंजाम दें। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए खेल और खिलाड़ी की, तो लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कैंपस 8 में 2 रोज़ा पाकिस्तान इंटर बोर्ड कराटे चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। और पहले रोज़ के हवाले से अगर मैं बताऊं तो खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंसेस का मुजाहिरा किया। 45 और 50 केजी कैटेगरी में लाहौर बोर्ड ने मैदान मार लिया है और इस चैंपियनशिप में मुल्क भर के 10 बोर्ड के 80 खिलाड़ी मुकाबलों में शरीक हो रहे हैं, जबकि 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबलों का इनाकाद किया जा रहा है। और तालीम के साथ साथ मेरे ख्याल से बच्चों के लिए ऐसे जो मुकाबले हैं उनका इनाकाद करवाना बड़ी खुशाइन बात होती है, और इन्हीं मुकाबलों से मिलने वाली जो हौसला अफजाई है ना, वो दुनिया भर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जीत का सबब भी बनती है। और आप लोगों को पता ही है कि खेल कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, मुल्क कोई भी हो, लेकिन जो पाकिस्तानी खिलाड़ी है ना, हमेशा मैदान फतह करके सब्ज हलाली परचम लहराते हुए हमें नजर आते हैं। और आइंदा भी एशियन गेम्स के मुकाबलों का इनाकाद वो पाकिस्तान में ही होने जा रहा है। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी इन मुकाबलों के लिए कितने तैयार हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 2 इंतहाई बासलाहियत कराटे चैंपियंस हैं। उनका तारुफ आपसे कराऊं तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है याहिया खान है, जो ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ अंडर 21 और अंडर 23 मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और उनके साथ हमने ज्वाइन किया है अहमद मकसूद हैं, जो 2 बार लाहौर डिस्ट्रिक्ट मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ जनाब मुख्तलिफ मुकाबले भी अपने नाम कर चुके हैं। तो मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। और सबसे पहले तो आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने जो है मुकाबले जीते हैं, गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। सबसे पहले तो मैं यही आपसे बात करना चाहूँगी, कल वाला जो एक रोज़ हो चुका है इस चैंपियनशिप को, उसका बताइए अहवाल कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी, कल बहुत मज़ा आया। हाँ। बहुत से हो चुके हैं टूर्नामेंट, ऐसा टूर्नामेंट कभी नहीं देखा। अच्छा। जो खिलाड़ी थे बहुत पुरजोश थे, हम्म। और पिछली बार जो हुआ था तो खिलाड़ी थोड़े कमज़ोर थे, तो इस बार जो है बहुत प्रैक्टिस की उन्होंने, और जो है जीतने की लगन से आए हैं और बहुत सी ट्रेनिंग की है उन्होंने, तो बहुत ही जो है अच्छे मुकाबले हुए हैं और बहुत टफ टूर्नामेंट रहा था। टफ टूर्नामेंट। ठीक है अहमद, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कल का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया था। कल बहुत सारे
22 लाहौर, 22 मर्दान, 22 कोहाट और बहुत Okay. से मुख्तलिफ शहरों ने बहुत से मुख्तलिफ शहरों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें बहुत ही टफ मुकाबला हुआ था। अच्छा, और मैंने 22 लाहौर की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल है। ओके, और ये 22 लाहौर के चेयरमैन ज़िया सफ्तैन साहब और 22 डायरेक्टर स्पोर्ट्स ज़िया सफ्तैन साहब ने बहुत ही वीकेएफ के साथ मिलकर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट के साथ ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था। ओके, और ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा था। बहुत अच्छा रहा। तो टफ कहाँ पर रहा, किसको ज़्यादा, किस स्टेज पर आपको लगा कि मेरे लिए बड़ा टफ है, शायद मैं जीत नहीं सकूंगा? फाइनल मैच में आगे अच्छा, जी, वहाँ पर वो प्लेयर बहुत ही ज़्यादा टफ था और बहुत ही मुश्किल हुई थी उसमें से जीतने के लिए। अच्छा। जी। तो याया आपका कौन सा ऐसा मोमेंट रहा जहाँ पे आपको लगा कि ये बड़ा टफ है, शायद मैं जीत नहीं पाऊंगा? हर फाइट में ऐसे ही लगा कि बहुत टफ रही हर हाँ। फाइट, लेकिन जो है ट्रेनिंग की थी तो जीतने की उम्मीद से आए थे कि हम जीत के जाएंगे। तो बस अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल से हम जीत गए यहाँ से। हाँ। फाइनल भी बहुत टफ रहा, सारे मुकाबले बहुत टफ हुए। मतलब आप पेशावर से ये जज्बा लेकर आए थे कि आपने जीतना है? जी, सारे खिलाड़ी आए थे, लेकिन जिनकी मेहनत ज़्यादा वही जीत जाते। वो जीत गए, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो मैं जानना चाहूँगी याया कि इससे पहले कितने आप कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले चुके हो और कितने साल हो गए आपको कराटे करते हुए? मुझे कराटे करते हुए 8 साल हो गए हैं। ओके। तो मैंने अब्बू को देख कर ये शुरू किए थे। अच्छा, जी, मेरे सारे जो फैमिली है, चाचू और अब्बू भी हैं, सारे कराटे के प्लेयर हैं। अच्छा, मतलब पूरी फैमिली आपकी कराटे जी। खेलती है? जी, सारे कराटे आपकी के तो प्लेयर फैमिली में रन करती है फिर ये। जी। तो पहले जो है अंडर 3 गेम्स में गोल्ड मेडल दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर रीजन लेवल पे, ओके, फिर अंडर 21 में भी गोल्ड मेडल है मेरे। नेशनल जूनियर नेशनल में सिल्वर मेडल है, ठीक है, और सीनियर नेशनल भी खेल चुका हूँ मैं। ओके, और बहुत से इंटर बोर्ड जो पिछले हुए हैं वो भी खेल चुका हूँ मैं, और गोल्ड मेडल जीते हैं उसमें। अहमद, आप मुझे बताइए आपकी इंस्पिरेशन कौन बना, किसको देख के आपको ये शौक आया? मुझे ये राफेल एक प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, उसको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिला। मैंने 1.5 ईयर पहले शुरू किया था, ये क्लब से, यूनिक कराटे क्लब उसका नेम है, और वो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती थी, वहाँ बहुत मज़ा आता था ट्रेनिंग करने का। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से। वहाँ पर रोज़ ट्रेनिंग करके बहुत ही ज़्यादा वो ट्रेनिंग, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है वहाँ पर। ठीक है। और मैंने लाहौर कितना सपोर्ट करते हैं वहाँ पे आपको, मतलब किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कॉलेज में? रोज़ सेल्फ डिफेंस और कराटे की फ़ाइट की ट्रेनिंग रोज़ दी जाती है। मैंने 2 लाहौर डिस्ट्रिक्ट खेले हैं, उसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल हैं। मैंने एक इंटर कॉलेजिएट खेला था लाहौर, उसमें भी गोल्ड मेडल है, और अभी ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड खेला जिसमें भी मेरा गोल्ड मेडल है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। तो प्रैक्टिस कितनी देर करते हो रोज़ाना? रोज़ाना 2 आवर्स। 2 आवर्स ये कॉलेज में करते हो या घर आके भी करते हो? कॉलेज में और एक क्लब में भी, पहले कॉलेज में फिर क्लब में। अच्छा, ठीक है। तो याया, आप कितनी देर प्रैक्टिस करते हो, क्या स्केड्यूल रहता है? डेली 3 से 2 घंटे हो जाते हैं। अच्छा जी, वहाँ पे पेशावर में जो हमारा क्लब है, बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। जो हमारे वापडे के प्लेयर हैं और जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे साथ, मुराद सर हैं, बास सर हैं, सारे आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बहुत मज़ा आता है। बस वही पे ट्रेनिंग हो जाती है। और फिर तो इसका कोई खास डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है इसके लिए? जी, डाइट का तो बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। अगर डाइट ना रखे तो वेट ज़्यादा हो जाते हैं या फिर कम हो जाता है, तो फिर खास जो कैटेगरी है उससे ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, तो इसलिए डाइट का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। तो अहमद, आप भी डाइट का ख्याल रखते हो कंपटीशन से पहले या वैसे भी नॉर्मल डेज में भी? जी, अगर ये डाइट का ख्याल ना रखा जाए तो वीकनेस हो जाती है या फिर वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से फाइट सही से खेली नहीं जा सकती। तो आगे के क्या प्लान्स है, क्या करना चाह रहा है आगे से? आगे से ही हमें 22 लाहौर ने कहा है कि आप इसी तरह अगर ये टूर्नामेंट खेलते रहे और इसी तरह परफॉर्म करते रहे तो हम आपको इंटरनेशनल भी खिलाएंगे। ठीक है। आप याया, आपका क्या नेक्स्ट प्लान क्या है, क्या करना चाह रहे हो? नेक्स्ट प्लान तो यही है कि बस कराटे खेलना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। हमें तो बहुत चांस मिल रहे हैं, इसी तरह अगर टूर्नामेंट होते रहे तो हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं हम। तो कोई आपको लगता है कि और इसमें ज़्यादा इकदाम उठाने की ज़रूरत है या और इसमें चीज़ें लाने की ज़रूरत है अगर कराटे की बात की जाए यहाँ पर पाकिस्तान में? तो कराटे की बात की जाए तो पाकिस्तान में तो बहुत ही सहूलत है हमारे पास। अगर इसी तरह टूर्नामेंट किए जाएँ, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो खेल नहीं सकते ना, या फिर टूर्नामेंट नहीं होते इसी वजह से रह जाते हैं। अगर टूर्नामेंट होते नहीं तो उनकी जो है वो परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं, और जो है उनको अगर उनको
जो मतलब अच्छी फैसिलिटी दी जाए जी, तो वो नाम facility- रोशन कर जी, सकते जी। हैं पाकिस्तान का यहाँ पर भी रह के, और जब वो पाकिस्तान से बाहर जाके इंटरनेशनली खेलेंगे तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह नाम रोशन करके ही वापस लौटेंगे। याहिया खान हमारे साथ मौजूद थे और अहमद मकसूद हमारे साथ मौजूद थे, कराटे चैंपियंस। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और जिस तरह हम बात करते हैं जनाब के ये लाहौर बोर्ड की जानिब से ये जो कराटे चैंपियनशिप कराई गई है और कैंपस जो 8 है उसमें ये मुनक्किद है, 2 रोज़ा चैंपियनशिप है पंजाब कॉलेज की तरफ से। और उस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो जनाब पंजाब कॉलेज हर दम और हर पल ना पेश रहता है इस हवाले से कि स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ कराता है, तालीमी सरगर्मियों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो उनको सराहना बनता है। मुझे अब आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।